आज हम देखेंगे तृतीय वर्ष कला समाजशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय में जनजाति के ऊपर अपनी बातचीत। जनजाति वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिसकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं। ये राज्य की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अर्थात सामान्य रूप में कहें तो जनजाति वह है जो अपना एक सामान्य निवास स्थान रखते हो, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हो, सामान्य नाम हो, संस्कृति हो, उसको हम जनजाति कहते हैं। परिभाषा देखें, राल्फ लिंटन के अनुसार सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिसने एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यतः निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुए हों। अर्थात ये लोग एक समूह के अंतर्गत रह रहे हैं जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है, एकता की भावना उनके अंतर्गत विद्यमान है, संस्कृति के अंतर्गत समरूपता देखने को मिलती है और सामूहिक हित जो है उनके वह एक जैसे हैं, उनसे वह मिलकर उत्पन्न हुई है। दूसरा देखें, मजूमदार के अनुसार कोई जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं एवं जिन्होंने एक आदान प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। अर्थात जनजाति परिवारों का समूह है, सामान्य नाम है इनकी, निश्चित भूभाग पर रह रहे हैं, परंपरागत विवाह और व्यवसाय के संबंध में कुछ नियम हैं, उन नियमों का ये पालन करते हैं। आपसी आदान प्रदान के आधार पर इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखें, जेपी सिंह के अनुसार सांस्कृतिक रूप से समरूप समुदाय जिसका समान भूभाग, भाषा तथा एक ही पूर्वज वंश होता है, यह एक अंतर्विवाही समूह है। इसके सदस्यों में सामान्यतः संस्तरण नहीं होता और सारे सदस्यों का सामाजिक स्तर एक सा होता है। प्रारंभिक स्थिति देखें जनजातियों की तो वहाँ पर स्तरीकरण जैसी कोई व्यवस्था उस समूह के अंतर्गत नहीं थी। सभी समूह जो थे वह समूह के सदस्य जो थे वह एक स्तर पर माने जाते थे और सांस्कृतिक रूप से ये समरूप समुदाय है। अर्थात समूह के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति एक जैसी है, उनमें कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं। होबल के अनुसार जनजाति विशिष्ट जनानिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग रखने वाले समूह से है। यहाँ पर अगर हम देखें तो होबल जो अपनी परिभाषा दे रहे हैं वह शारीरिक और आनुवांशिक विशेषताओं के आधार के ऊपर जो शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर अपनी बातचीत को कह रहे हैं। जनजाति की विशेषताएं हैं। पहला, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। अर्थात जितने भी जनजाति समूह भारत में निवास कर रहे हैं या विश्व में हैं उनकी अलग अलग पहचान उनके नाम के द्वारा हम देख सकते हैं। दूसरी बात, सामान्य भूभाग, अर्थात जनजातियों का संबंध निश्चित भूभाग से होता है,
निश्चित भूभाग में निवास करने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास या हम की भावना का विकास होता है। तीसरी बात कहें, जनजातीय परिवारों का समूह है, अर्थात एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवार का जो समूह है वह रहता है। कुछ परिवार जो है वह मिलकर नातेदारी समूह का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो यह नातेदारी ही इन जनजातीय समुदायों का आधार जो है वह देखी जाती है। नेक्स्ट देखें, सामान्य भाषा। जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिसका उपयोग वे अपने विचारों का आदान प्रदान या आपसी बातचीत, आपसी संपर्क के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखें, शिक्षा का अभाव। जनजाति समूह में शिक्षा का अभाव बहुत अधिक है। भारत सरकार ने शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, परंतु अभी पूर्णतया सफलता नहीं मिली है। कुछ क्षेत्रों की जनजातियां अभी भी शिक्षा से बहुत अधिक दूर हम कह सकते हैं कि रह रही हैं। नेक्स्ट, अंतर्विवाह। एक जनजाति के लोग अपनी ही जाति में समूह में विवाह करते हैं, दूसरी जनजाति समूह के अंतर्गत वे विवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता। जनजाति समूहों में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। भौतिकता के दौर में भी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में जनजाति समूह स्वयं सक्षम होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह जनजाति स्वयं समूह जो हैं वह स्वयं ही करते हैं। राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति अपने आप में एक राजनीतिक इकाई भी है। वहाँ पर राजनीतिक संगठन को हम देख सकते हैं जो कि सामान्यतः वंशानुगत होता है। मुखिया जो होता है या जनजाति का जो प्रमुख होगा, मुखिया या अलग अलग शब्द वहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ प्रयोग करती हैं, तो वह उस समाज से संबंधित होगा और वह उस समाज से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को उसके सहयोग के लिए वृद्धजनों की एक समिति बनाई जाती है जो नियम कायदे कानून के उसको बताती रहती है। परंपरागत क्या चीज़ें व्यवस्था समाज के अंतर्गत थी उसके बारे में उसे बताती रहती है और उस आधार पर वह कार्य करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुखिया है वह निरंकुश नहीं हो सकता है, उसे अपने समूह हित में ही बात करनी होगी। नेक्स्ट विशेषता कहें, सामान्य निषेध। जनजातीय जीवन में रहन सहन के जो तरीके हैं, विश्वास है, विवाह संबंधी नियम हैं, उनके कुछ निषेध हैं और इन निषेधों का पालन करना जनजातीय समूह के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति इन जनजातीय निषेधों का पालन नहीं करते हैं उन्हें जनजातीय समूह बाहर निकाल सकता है, दंड दे सकता है। यह दंड सामाजिक रूप से इतना अधिक होता है कि व्यक्ति इन नियमों को तोड़ने से डरता है। नेक्स्ट अब देखें, भारत की जनजातियों का वर्गीकरण। अलग अलग आधारों पर भारत में जो जनजातियां हैं उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। पहला हम देख रहे हैं भारत में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक रूप से जो जनजातियां भारतीय क्षेत्र में निवास कर रही हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और द्वीप समूह क्षेत्र। पहला देखें, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कश्मीर, शिमला, लेह, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लुसाई की पहाड़ियों, मिसमी आसाम, नेचा, सिक्किम का इलाका आता है। इस क्षेत्र में लिम्बू, लेप्चा, आका, दपला, मिशमी, रामा, कचारी, गोरो, खासी, नागा, कुकी, चकमा, लुसाई, गुरुड आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल, बिहार, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ और इलाका, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा का इलाका आता है। सभी क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या और उनके महत्व की दृष्टि से यह
बड़ा इलाका है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गोंड, उड़ीसा के कांध और खड़िया, गंजाम के सावरा, गदब और बांदा, बस्तर के मुरिया और मरिया, बिहार के उराव, मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, सूर्या, पहाड़िया, खड़िया आदि जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हैं। दक्षिण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि का हिस्सा आता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं चेंचू, टोडा, परिया, ट्रावणकोर और कोचीन के कादर, कणीदार और कुरावन। ये प्रमुख रूप से दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है। पश्चिम क्षेत्र, इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां रहती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राजस्थान के भील जो है वह प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है, अर्थात एक स्थान के ऊपर निश्चित रूप से नहीं रहती हैं, वे निरंतर अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। सामान्य भाषा में हम राजस्थान में उनको गाड़िया लुहार कहते हैं। द्वीप समूह क्षेत्र, अंडमान निकोबार आदि द्वीपों में रहने वाली जनजातियों को इस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जनजातियों के आयोग की अनुशंसा पर इन्हें 1955 में जनजातियां माना गया था। वर्तमान में अंडमान निकोबार में अंडमानी, जखा, सोयपन आगे जनजाति प्रमुख हैं जो यहाँ पर निवास करती हैं। तो ये तो था भौगोलिक आधार के ऊपर वर्गीकरण। अब हम देखें भारतीय जनजातियों का भाषा के आधार के ऊपर वर्गीकरण। तो भाषा के आधार पर जनजातियों को भारत में 4 भागों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। सबसे पहली है इंडो यूरोपियन भाषा। इस परिवार की भाषाएं मूल रूप में आर्य की बोलियों से मिलती जुलती है, परंतु आज इनके अनेक जनजातियां भी आपस में संपर्क भाषा के रूप में इस भाषा का इस्तेमाल करने लगी है। इसमें मुख्य रूप से हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती और उड़िया प्रमुख है। दूसरा, द्रविड़ परिवार। इस परिवार की मूल भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। बिहार के उराव लोगों की कुड़खू भाषा इस परिवार की एक मुख्य भाषा के रूप में मानी जाती है। मध्य प्रदेश के गोंड, सावरा परजा, कोया, पनियान, चेकू, कदार, मालसर, मलरेयान आदि भाषाएं भी इसी परिवार की है। मध्य व दक्षिण भारत में इन भाषाओं का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तीसरी भाषा परिवार के अंतर्गत देखें तो वह है ऑस्ट्रिक परिवार। मुंडा, कोल, हो, संथाल, खरिया, कोरवा, भूमिज, कुर्की, खासी आदि जनजातियों की भाषाएं ऑस्ट्रिक या आग्नेय परिवार से जुड़ी हुई है। ये भाषा मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा हैं, ये मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत में प्रचलित देखी गई हैं। लास्ट कहें चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसके अंतर्गत नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, मणिपुर आदि स्थानों में रहने वाली जनजातियां आती हैं जो मुख्य रूप से इन भाषाओं का प्रयोग करती हैं। उसके बाद भारत में जो जनजातियां रह रही हैं उनको प्रजातीय आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अगर प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण को देखें तो हर्बर्ट रिजले ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, हडन ने किया है, हट्टन ने किया है, मजूमदार मदान ने भी किया है और बीएस गुहा ने भी यहाँ पर इनका वर्गीकरण किया है। हम देखेंगे बीएस गुहा के अनुसार जो प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण है उसकी बातचीत। सबसे पहले हम कहें उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वह मुख्य रूप से 6 भागों में प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है।
उसमें पहला निग्रोटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा मंगोल या मंगलॉइड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा पश्चिमी चौड़े सिर वाले और छठा है नॉर्डिक। पहला हम देखें निग्रोटो। निग्रोटो जनजाति जो है वह, उसकी जो विशेषताएं हैं वह अंडमान निकोबार की जनजातियां और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो जनजातियां रहती है कदार, इरूला, पनियन, उनमें देखने को मिलती है। यह भारत की सबसे पुरानी प्रजाति आधार पर जनजाति के रूप में स्वीकार की गई है। इस जनजाति के लोगों का कद बहुत छोटा या नाटा कद होता है। शारीरिक विशेषताओं में चौड़ा सिर, गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल और मोटे होठ और चौड़ी नाक जो है वह इनकी शारीरिक विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इस प्रजाति के लोग जो हैं वह लंबे कद के होते हैं। उनका जो सिर है वह लंबा होगा, कद जो है वह छोटा ही है, बाल घुंघराले हैं, जो स्किन कलर है वह थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ होगा, नाक जो है चौड़े हैं, होठ उनके मोटे माने गए हैं, बालों का रंग जो है वो बहुत अच्छा काला रंग माना गया है। इस क्षेत्र के अधिकांश जो जनजातियाँ हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जो है वह मध्य भारत के अंतर्गत निवास करती। कुछ लोग दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। चेंचू, मलायन, कुरभा, युरबा, मुंडा, कोल, संथाल और भील जो हैं वह प्रमुख जनजाति इस प्रजाति आधार पर देखी जाती हैं। तीसरा है मंगलॉइड या मंगोल हम कहते हैं। तो इस प्रजाति के लोगों की अगर हम शारीरिक विशेषता की बातचीत करें तो इनका रंग जो है वह पीला या भूरा रंग कहा जाता है। चेहरा जो है वह चपटा होगा, गालों की हड्डियां जो है वह उभरी हुई होगी, नाक है वह छोटी होगी और चपटी होगी, सिर चौड़ा और होठ मोटे होंगे। ये लोग उप हिमालय प्रदेश के असम और म्यांमार की सीमा पर रहने वाले लोग तथा सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें भूमध्य सागरीय। तो इस प्रजाति के लोगों की सामान्य विशेषता के अंतर्गत मध्यम कद, लंबा सिर, हल्का भूरा रंग, चौड़ा मुंह, पतले होठ और घुंघराले बाल जो हैं वह देखी जा सकती है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मालाबार तट पर रहने वाले जो लोग हैं जनजातीय, उनके अंतर्गत इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी चौड़े सिर वाली। इस जो जनजाति है उसमें प्रजातीय रूप से जो लोग निवास कर रहे हैं उनका सिर जो है वह बहुत चौड़ा है। यह महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और गंगा के डेल्टा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाती हैं। लास्ट है नॉर्डिक। इस प्रजाति के लोगों के प्रमुख शारीरिक लक्षण में लंबा सिर, ऊंची पतली नाक, लंबा कद, पतले होठ, बाल सीधे या घुंघराले तथा रंग जो है वह गोरा देखा जाएगा। इस प्रजाति के लोग सिंधु नदी के ऊपरी तट, स्वात, पंचकोटा, कुनार, चितराल नदियों की जो घाटियों में और हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में मिलते हैं। कुछ लोग इनमें से कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भी फैले हुए देखे जाते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो भारतीय जनजातीय समाज है वह अलग अलग आधारों के ऊपर देखा जा सकता है। इसकी जो स्थिति है वह अभी भी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। कुछ जनजातियां तो बहुत ही पिछड़े हुए स्वरूप में आज भी देखी जा सकती हैं।
मुख्य रूप से देखा जाए तो अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं वे बहुत पिछड़े हुए रूप में आज भी देखी जा रही हैं, पर यह जनजातियां प्रकृति के बहुत अधिक निकट हैं और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करती हैं। इन जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखें तो अशिक्षा है, ऋणग्रस्तता है, ये समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि पहले ये लोग वन के ऊपर अपना अधिकार मानते थे और वन में उत्पन्न वस्तुओं से अपनी जीविकोपार्जन करते थे, परंतु अब सरकार ने जो वन नीति बनाई है उसके आधार पर वनों पर इनका अधिकार नहीं रह गया। इसलिए कुछ जनजातियों की स्थितियां आज भी आर्थिक रूप से और शिक्षा या दूसरे सभी सामाजिक रूपों में देखा जाए तो बहुत अधिक पिछड़ी हुई कही जा सकती है। धन्यवाद।